अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका थर्सडे ज़बरदस्त होगा और ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ही रवैयों पर और अपनी जो अभी तक की प्रोग्रेस है उस पर इंसान नज़रसानी करे और जहां जहां इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको देखा जाए। अक्सर हम जब कराची शहर का जिक्र करते हैं तो इसका लॉ एंड ऑर्डर, इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हेडलाइंस हमारी नज़र के सामने आती हैं और हमें थोड़ा सा परेशान कर देती हैं कि आखिरकार इस शहर की मैनेजमेंट, इसकी सिक्योरिटी किस तरफ को जा रही है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि कराची पुलिस ने यह फैसला किया है कि 10,000 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरास लगाए जाएंगे पूरे शहर में। और यही बात उन्होंने लोकल बिजनेसेस और घर वालों को भी कही कि इतने बड़े शहर को मॉनिटर करना सिर्फ और सिर्फ एक इदारे के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए नामुमकिन है। तो CPLC के तवज्जुद से उन्होंने लोगों को ये पैगाम दिया कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो अपने घर के बाहर वो सर्विलेंस कैमरा जरूर लगाएं। इस तरह की सर्विलेंस मददगार साबित होगी क्राइम को रोकने में, ड्रग्स को रोकने में, छोटे छोटे जो गिरोह अगर कराची में काम कर रहे हैं उनको तोड़ने और उनका पता लगाने में। इसके अलावा आपको बताते चले इसी तरह के 6 मुख्तलिफ स्टेट ऑफ द आर्ट क्राइम फाइटिंग यूनिट्स इस वक्त कराची में ऑपरेशनल हैं और कहा जाता है कि इसी साल के दौरान कराची पुलिस का इरादा है कि 30 और ऐसे यूनिट्स को कायम किया जाए। इससे इस शहर को बेहतर तौर पर मॉनिटर किया जा सकता है, मुख्तलिफ जराइम को, क्राइम किया जा सकता है। आगे बढ़ते जी आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एडवाइजरीज की तो हमारे जहन में हमेशा ये ख्याल आता है कि फलाने मुल्क में, पाकिस्तान में अपने सयाहों को, अपने नेशनल्स को आने से रोका या उनको वार्निंग दी कि जाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन आपको बताते चलें कि अच्छी खबर ये है कि ब्रिटिश हुकूमत ने, UK हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो ट्रैवल एडवाइस ब्रिटिशर्स को दी है पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हैं और अगर अब वो चाहें तो बाय रोड भी पाकिस्तान के बालाई इलाकों को, जो नॉर्दर्न इलाके हुस्न से माला माल हैं, उनका रुख कर सकते हैं। और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस बात को, इस खबर को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो 2 देरीना मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड, ये इन दोनों को टारगेट करेगा। सयाह आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2015 से जो हम देख रहे हैं कि बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड पाकिस्तान ये बदस्तूर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इससे ये जो रिलेशनशिप है ये डीपन होके, स्ट्रेंथन होके दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने खित्ते का जायजा लेते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। द इकोनॉमिस्ट ने उनके हवाले से एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने कहा, बल्कि हेडलाइंस में भी हम देखते हैं कि ये जो कवानीन लागू करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, ये इंडिया का जो एक सेक्युलर इमेज है उसको बुरी तरह धचका दे रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में इंडिया के मायनाज अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि 70 साल के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद भारत मुसलमानों के रहने के लिए काबिल नहीं है। इसी हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। जी, बुनियादी हुकूक की जब बात की जाती है, जितना इन हुकूक को सल्ब किया जाएगा, जितना इनको दबाया जाएगा, उतने ही ज़ोर और शोर के साथ, उतने ही रिस्पॉन्स के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है हाउ द माइटी हैव फॉलन, यानी अगर सिर्फ इस खित्ते में देखें तो फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया टू इनटॉलरेंट इंडिया, ये है वो परसेप्शन जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। अगर हम इकोनॉमिस्ट की इस हेड स्टोरी की तरफ देखते हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि मोदी सरकार या मोदी के जो इकदामात हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये एक लम्हा फिक्रिया है पूरी दुनिया के लिए। इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। इसके अलावा खबरें हैं, आज हमने नज़र डालनी है कोरोना वायरस के ऊपर भी और किस तरह आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बना सकते हैं ताकि ये जो वबाई अमराज हैं, सुपर बग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट से, इससे बच सकें। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं वबाई अमराज की। अमूमन आपने देखा होगा बहुत सारे इश्तिहारात के जरिए, अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए जीका वायरस, डेंगू वायरस, फ्लू और इसके साथ साथ जो सुपर बग्स आजकल आए हुए हैं उसके बारे में आपको आगाही दी जाती है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा कि एयर चाइना की जितनी भी फ्लाइट्स इनकमिंग थी, खुसूसन लाहौर शहर में, उनको रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी हमने देखा
देखा कि ये थ्रेट नेबरिंग कंट्रीज में भी मौजूद है और इसके अलावा अभी तक की इतलात के मुताबिक एक केस भी पाकिस्तान में अभी तक उसकी तशखीस की जा चुकी है। तो ये कोरोना वायरस है क्या, हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, ये आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के वबाई अमराज में अमूमन कहा जाता है कि जब बारिश होगी तो इसके असरात माहौल में से ज़ायल हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं द स्मॉग इज़ देयर। लोगों को अगर नज़ले ज़ुकाम जैसी कैफियत है, यू डोंट नो व्हाट दे आर कैरिंग, और अक्सर वो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट में भी होते हैं। तो फिर आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खुसूसन अगर हम बात करें बुजुर्ग अफराद की, बच्चों की। इसी हवाले से हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, और इसके अलावा भी शी नोज अ लॉट अबाउट द इफेक्ट ऑफ दीज कॉमन रेमेडीज, यानी हमारे पास ये घर में मौजूद हैं और इनमें बहुत तासीर, बहुत शिफा है। हमारे साथ हैं उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मे, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। पहले हम कहते थे कि एक सीज़न आया, सर्दियाँ हुई, एक दफ़ा आपको नज़ला ज़ुकाम होगा, लेकिन अब तो ऑन गोइंग है। डेंगू का भी रिवर्सल हम देख सकते हैं, जीका वायरस है, ये है। हाउ शुड वी मेक आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे अभी आपका वायरसेस हैं, रीजंस बहुत सारे होते हैं। कभी मच्छर बन रहा है तो कोई और जानवर बन रहा है जिससे भी आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उन पे चीज़ें कम इफेक्ट करती हैं। एक ही घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं तो किसी को मतलब मच्छर ने सबको काटा है, लेकिन किसी को डेंगू हो गया है या किसी को और फ्लू हो गया है, बाकी लोग महफूज रहते हैं, बच्चों में खासकर। अच्छा, होता क्या है, हम कहते हैं जी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वो बच्चा वीक है, इसलिए उसको हर बीमारी फ़ौरन इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले तो ये हुआ करता था कि बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी घरों के अंदर, खालिस हमारी खुराक भी खालिस थी, खुराक होती थी। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया जाता था, बच्चे खेलते कूदते बहुत थे, स्ट्रांग उनकी फिजिक थी। अब आज के बच्चे की तरह नहीं था कि वो 1 साल का बच्चा होता है और सिर्फ मोबाइल पे गैजेट्स पे लग जाता है, उसको पता ही नहीं कि बाहर आबो हवा कैसी है या मिट्टी कैसी होती है, समंदर का पानी कैसा होता है, बहुत कम कभी कभार चल रहे होते हैं। तो बच्चे की इम्यूनिटी बचपन से अगर हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ है कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे अब जूस रखा हुआ है, ऑरेंज जूस, ऑरेंजेस का सीज़न है, अनार का है, सर्दी में ऑरेंजेस या अनार आ रहे हैं या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, लोग उनको अवॉइड करते हैं। मुझे बताएं कि अनार और कीनू जो है क्या वो गर्मियों में खाएंगे? यानी आपका है ही वो मौसम का फल और आया ही इसलिए बिकॉज उसमें ऐसी तासीर मौजूद है जो आपको बचाए। अच्छा, इसके अलावा जो आप बात करी थी, मेरे जहन में आया कि अगर हमारे घर में मच्छर, मक्खी या इस तरह का वायरस है, पहले हम कहते थे एयर आउट करते थे घरों को, हम खिड़की शीशे खोल देते थे। अब कहा जाता है कि बाहर इतना पोल्यूशन है कि आपको खोलने से एक तो डस्ट घर में आती है एंड इट डज मोर हार्म। आप क्या मशवरा देंगी लोगों को कि घर के एनवायरनमेंट को, हमारी अपनी आबो हवा को हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं? देखिए, धूप बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि डस्ट की वजह से कि डस्टिंग करनी पड़ेगी तो आप घर को बिल्कुल अंधेरी कोठरी में बना दें। सुबह के वक्त जो है ना पर्दे खोलने चाहिए, खिड़कियां खोलनी चाहिए। जिनके घरों में धूप बहुत कम आती है उनको कोशिश करनी चाहिए कि धूप लाजमी आए। जो सूरज की शुआएं होती है वो वैसे छोटे छोटे वायरसेस, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ फिर मैं कहूँगी, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हुई हैं, लाइक हमारे किचन में मौजूद है या ऑरेंजेस, जैसे कि इतना ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है, उसके जो छिलके होते हैं वो लेके थोड़ा सा जला दीजिए आप घर के अंदर, किचन में, गार्डन में या बाहर जहाँ पे भी आपका सहन वगैरह है या बैल्कनी में, तो उसकी जो खुशबू होती है, ऑरेंज ऑयल जो निकलता है, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, वायरस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मक्खियों और मच्छर के लिए मैंने अक्सर देखा था कि लोग नींबू काट कर और वो कटे हुए जो उसके जूसी साइड होती थी उस पर लौंग लगा देते थे, तो और उससे आपको लगता था कि वो उसकी एक फ्रेग्रेंस भी थी, अरोमा भी था, और ये एक बिल्कुल हर्बल नेचुरल रेमेडी, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, आपको हेल्प करती है। इस तरह की कुछ और रेमेडीज बिल्कुल आप जैसे लेमन को लगाते हैं, इसी तरह से पूरे आपने ऑरेंजेस देखा होगा, उसके अंदर पूरे आपने लौंगे लगा दी और उसको रख दिया है, या उसको किसी कपड़े में डाल के कहीं हैंग कर दें। या फिर आप अगर तुलसी का पौधा जो है, बेसिल जो लीव्स होते हैं, पौधा ले आइए। अगर जिस घर में वो होगा वहाँ के दरवाजे से मच्छर कभी अंदर नहीं आएगा, कभी भी अंदर नहीं। आप रख दीजिए जहाँ पे भी आपकी एंट्रेंस है, तो आप वो देखेंगे मच्छर या मक्खी या कोई भी बैक्टीरिया कह रहे हैं वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा। सही। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे अब वायरस फैला हुआ है या फ्लू फैला हुआ है बहुत ज़्यादा,
तो घर में खासकर बुजुर्गों की जहाँ पे बैठते हैं या उनका रूम है या बच्चे, वहाँ पे ब्लू लाइट का एहतमाम करें। ब्लू लाइट ब्लू लाइट जो है वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। अगर बुखार है, फ्लू है, तो उसको भी कम करेगी। तो ब्लू लाइट 1 घंटा अगर आप उस रूम में लगा रहे हैं तो वो आप देखेंगे नेचुरली जो है, ऐसे कि बच्चे या बुजुर्ग दोनों एक से ही होते हैं। अच्छा, मुझे एक और किसी ने टिप बताई एंड आई थॉट आई विल वेरीफाई इट विद यू। सॉल्ट लैम्प्स, जो हिमालयन सॉल्ट के आप देखें कि पूरे लैम्प्स बने हुए क्रिस्टल्स की तरह, उसके भी कहा जाता है कि उसकी अगर एक अरोमा, उसके जो बुखारात हैं अगर आपके एनवायरनमेंट में हो, हीलिंग के लिए बहुत अच्छे। अगर जैसे लग यहाँ पे आपने एक टेबल पे रख दिया, लैंप रख दिया है, एक स्टोन जो पूरा आपका हिमालयन सॉल्ट का है वो आपने रख दिया है ना, वो सिर्फ हील करता है, वो अच्छा वक्त के साथ साथ घुलता जाता है, मेल्ट होता जाता है और आपके जो सराउंडिंग की नेगेटिविटी है वो उसको भी खत्म करता है। जबरदस्त। तो ये आपके लिए नमक वैसे ही कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो नहाने धोने में हम जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पहले कहते थे ना कि गुस्ले सेहत, अगर आप खसरा हुई है या कोई और बीमारी हुई है तो जब आप उसको वॉश ऑफ करते थे और फाइनली आप फ्रेश होकर बाहर निकलते थे तो नीम के पत्तों के पानी से, ये आम इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, खासतौर पर आज के मौसम। बिल्कुल ले सकते हैं कि नीम के पत्ते आप पानी में डाल के अपने आप देखिए, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, जिनको फ्लू टाइप का बहुत ज्यादा होता है, तो नीम के पत्ते या यूकलिप्टस, सफेदे के पत्ते ये पानी में डालें। और ये नहीं मिल रहा है, जैसे कि अपार्टमेंट सिस्टम है या लोगों के पास पौधे इतने नहीं है तो करना, इनका ऑयल मिल जाता है, वो फ्यू ड्रॉप्स आप जो है उसमें डाल दें अपने बकेट के अंदर, पानी की बाल्टी के अंदर, और उससे जब आप शावर लेते हैं या जो डिफ्यूजर्स आते हैं उसमें बर्न करना शुरू कर दें, जबरदस्त, तो भी आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहते हैं। बहुत अच्छा। ये 2-3 टिप्स तो मेरे ख्याल में बहुत अहम है। अगर आप यूकलिप्टस के पत्तों का या एसेंस का जो उसका ऑयल है उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन रियली हेल्प यू। कोई अच्छी सी हर्बल टी भी बताएं उन्हें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट द पैकेज, कॉफ सिरप्स नहीं लेना चाहते या फिर जो शांदा वगैरह नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको खदशा होता है कि भाई ये ऑल हर्बल नहीं है, इसके अंदर हो सकता है केमिकल्स शामिल हो। तो हम घर में ऐसा कौन सा कावा बना सकते? देखिए, घर में अगर सिर्फ घर में ही बनाना है तो पुदीना है, तेज पत्ता है, लौंग, ये 3 चीजें बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, उसके साथ आप डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका पुदीना, तेज पत्ता और लौंग ये तो लाजमी होना चाहिए। अगर कफ बहुत ज़्यादा है तो उसमें अदरक मिला लीजिए। अगर आपको बुखार की कैफियत बहुत ज़्यादा है उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला लीजिए, या इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे तो उसमें चिरायता मिला लीजिए। सही। अच्छा, इसको पकाना है आपने, और शहद डालना ना भूलें, इसलिए कि शहद जो है तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और फिर शहद खुद इटसेल्फ जो है अपना आपके एंटीबैक्टीरियल है, तो वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाजा होगा उसका टेस्ट अच्छा हो रहा है और आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, एक और सवाल है कि अक्सर इन बीमारियों के लिए हमें बाय डिफॉल्ट इवेंचुअली एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है, और बीमारी है जो वायरसेस हैं उसमें एक कॉमन जो लोग सिम्टम कह रहे हैं कि जोड़ों में, हड्डियों में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए और इन पेन्स के लिए क्या हल्दी, दूध, किस चीज का इस्तेमाल किया? देखिए, हल्दी दूध जमाने से चला आ रहा है और सिर्फ तरीका थोड़ा सा गलत है। ओके। कि हल्दी को डायरेक्ट दूध में मिला के पी रहे हैं, इट मीन्स आप उसको जाया कर रहे हैं। ऑलराइट। इसलिए कि कर्क्यूमिन जो होता है उसके अंदर वो बटर के अलावा या चिकनाहट के अलावा आपकी बॉडी में डिसॉल्व भी नहीं होता, इसलिए कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, पाउडर ही रहता है। तो उसका तरीका ये कि थोड़ा सा आप हल्दी लेके उसको मक्खन में या देसी घी में मिक्स कर लीजिए। अच्छा, वो आपका पेस्ट बन जाएगा, उसको बना के रख लीजिए, चाहे तो उसमें शहद भी मिला सकते हैं। अब जब भी जिसको भी देना है या डेली बेसिस पे, जैसे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, थोड़ा सा दूध गर्म कीजिए, उसमें तो हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून माजून की तरह आप इसको बन जाएगा, और आप उसको वैसे भी खा सकते हैं या दूध में या पानी में मिला के पी सकते हैं। और आप देखेंगे दूध हल्दी के बजाय अगर आप सिर्फ 2 दिन वो पियेंगे आपको फौरन रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, और इसको हम बनाकर इसको आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस भी बना सकते हैं, यानी वीक में 1 या 2 दफा अगर आपने ये ले लिया। पीना चाहिए, बुजुर्गों को खासकर देना चाहिए, और अगर बच्चों को भी देना चाहिए। और ये खवातीन को तो लाजिम पीना चाहिए कि वो कहते हैं जी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बच्चियां बहुत, लड़कियां बहुत शिकायत करती हैं। या सिंघाड़ा जो है, सिंघाड़ा और अजगर नागौरी, इसका भी पाउडर बना के रख लें। ये हर एज में दे सकते हैं, हर जेंडर में दे सकते हैं, और कोई इसका नहीं कि सर्दी में या गर्मी में। आपके पास एक पाउडर बना हुआ है, आपने 1 टीस्पून खाना है, पानी पी लिया है,
बच्चे खा नहीं रहे तो आपने सिर्फ दूध में मिला के उनको पिलाना शुरू कर दिया। सही। तो वो जो हड्डियों का या जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला बच्चे और खवातीन तो शिकायत करेंगी ही नहीं, और जो बुजुर्ग है उनको आराम आता चला जाएगा। एक और बड़ा कॉमन आजकल हम फिनोमेना ये देख रहे हैं कि पीपल से कि हमें दूध से एलर्जी है, लाइक डेयरी इंटॉलरेंट हो रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे टोटकों में क्योंकि दूध का इस्तेमाल होता है, तो अल्टरनेटिव क्या होता है? देखिए, पहली बात, ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि क्यों ये मसला आया है, वो तो खैर लंबी बहस, उसको कभी और भी डालें। हाँ। सोया मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, वॉलनट मिल्क आता है, जितने भी नट्स है उसका दूध बनाया जा सकता है। आप जो बीन्स जैसे सोयाबीन होता है उसका आप दूध बना सकते हैं, मार्केट से खरीदते हैं वो बहुत महंगा मिलता है। सही। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप घर में लाएं, उसको रात भर भिगो दीजिए, ब्लेंडर में चला दें, वो आपका मिल्क तैयार हो जाएगा, और वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उमेर, लास्ट एंड यू नो दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन, ये तमाम जो रेमेडीज हैं क्या ये बच्चे, बड़े और बुजुर्ग ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं? 6 महीने के बाद से। सही। देखिए, होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले बच्ची आई, लड़की थी, अब उसका जो बेबी था वो 2 मंथ्स का था। अब डॉक्टर ने उसको 2 मंथ्स के बेबी को हेवी एंटीबायोटिक्स दी थी। Oh no. लेकिन जाहिर सी बात है, 2 महीने के बच्चे को हम लोग कुछ भी नहीं खाने देते, जैसे कि 6 महीने तक अगर बच्चा मदर फीड वाला बच्चा जो है, वैसे भी हम उसको कुछ नहीं देते। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, उसने कुछ खाना शुरू नहीं किया है, तो एकदम से किसी के कहने पे कुछ भी शुरू ना कोई भी चीज, कोई कावा, कोई चाय आप उसको जब तक उसके डॉक्टर उसको जो सजेस्ट करें सिर्फ वो देंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक दीज वर रियली रियली इंपॉर्टेंट टिप्स। बिल्कुल आखिरी टिप आपसे लेना चाहूंगी, आजकल क्योंकि इतने वायरसेस फैले हुए हैं, लोग कहते हैं बाहर खाने से इज्तनाब करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड आप ट्राई कर रहे होते हैं। इफ़ यू कम बैक एंड इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग नॉशियस, या आपको लगे कि ये मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया है, कोई रेमेडीज के लिए? देखिए, अगर ऐसा हो गया है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको चेक करना है, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बट अगर आपको फील हो रहा है कि तबीयत जैसे एकदम से आपकी ख़राब हो रही है, तो गर्म पानी के अंदर नमक डाल के वो पी लीजिए। वॉमिटिंग हो जाती है तो साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको मतलब वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकने का कोई हर्बल तरीका? देखिए, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको रोका तो जा सकता है कि बहुत ही आसान है कि हम लोग उसको कह रहे होते हैं कि नींबू के जो बीज होते हैं उसको 2 बीज आप पीस के और फाँक लीजिए। अच्छा। तो वो फौरन वॉमिटिंग रुक जाती है। और इसके अलावा जो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी वो मिल जाती है गोंद, दूध जिसे कहते हैं, वो नाक में लगा लें तो फौरन वॉमिटिंग रुक जाती है। ओके, ग्रेट टिप्स, थैंक यू सो मच उम्मीद फॉर बीइंग हियर। और जाहिर सी बात है, जो लोग अगर दवाई को इग्नोर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपके लिए ये हर्बल रेमेडीज मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दिस इज़ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। मैं इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं कहती कि एक के बजाय दूसरे का इस्तेमाल कर लें, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो देयरफॉर यू मस्ट ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अमूमन कुछ सेगमेंट से पहले जैसे वार्निंग आती है ना कि बच्चे ना देखें, ये भी जो अब हमारा कंटेंट है ये आप अपनी जिम्मेदारी पे देखें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिच हाइकिंग, जो आपके लिए एक जरिया बन सकता है घूमने फिरने का। वैसे हिच हाइकिंग से जहन में हमेशा वो थ्रिलर सस्पेंस मूवी आती है जिसमें कोई बेचारा अनजान शख्स एक लॉरी से या किसी बड़ी गाड़ी से लिफ्ट लेता है और फिर उसके साथ कुछ अजीब सी वाकयात होने लगती। बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं हमारे अरसलान, क्योंकि कम खर्च में पूरे पाकिस्तान को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त भी निकले हुए हैं अपने ट्रैवल्स पे। हमारे साथ मौजूद है अरसलान। सबसे पहले बताइएगा अरसलान के हिच हाइकिंग का शौक़ कैसे हुआ, यानी पाकिस्तान देखने का शौक़ सबसे पहले आगे था, ये यूनिक आइडिया कैसे आया कि लिफ्ट लेकर हम मुख्तलिफ इलाकों की सैर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सिद्रा कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि हिच हाइकिंग मैंने शुरू इसलिए की कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, पैशन था, लेकिन इतने रिसोर्सेज ना होने की वजह से फिर मैंने हिच हाइकिंग शुरू की। और मैंने थोड़ा इंटरनेशनली थोड़ा सा चेक किया कि बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं इसको, और ये नॉर्मल सी चीज़ है इंटरनेशनल के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं पाकिस्तान में भी स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये सोच लेके स्टार्ट की कि भाई
एक्सप्लोर करना है, अब करना है तो एडवेंचर के साथ करना है। तो एडवेंचर का शौक पहले भी था, लेकिन अब मैंने तो कदम बढ़ाया और अल्लाह ने कामयाब किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो इट इज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। यानी आम तौर पे अगर हम लॉरी ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को, जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में जो अशिया की तरसील एक जगह से दूसरी जगह मुमकिन होती है वो इन्हीं की मेहनत से होती है, लेकिन हमने कुछ परसेप्शंस भी बनाए हुए हैं। इनसे हम अपने आप को अलग तस्वुर करते हैं और समझते हैं कि शायद इनके साथ बात करना, ट्रैवल करना सेफ नहीं है। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसे खदशात आपके जहन में भी थे? आपको कितना सेफ लगा इनसे इंटरैक्ट करना और इनके साथ सफर करना? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं पाकिस्तान में मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ क्रिएट किया गया, नेगेटिव इमेज शो की गई है। और मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप निकलेंगे तो देखेंगे, तो दुनिया को जानेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वो जो सिर्फ बातें हैं और कुछ लोग हैं जो उसको क्रिएट करते हैं। वो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि मैं अपने लेके चलता हूँ। वो सबसे बड़ी इसमें प्रिकॉशन ये है कि आप जब भी कभी ट्रैवल करोगे तो अगर आपको नींद भी आ रही है तो कोशिश करोगे सोए नहीं। और अगला बंदा भी आपको साथ इसलिए लेके चलता है, वो भी आपके साथ गपशप चाह रहा होता है। तो ये मेरी एक होता है कि मैं सिक्योरिटी रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ और अपने आपको मेजर्स लेके चल रहा होता हूँ, ये सिक्योरिटी के हवाले से। एन इम्पॉर्टेंट टिप, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे आपने लिफ्ट ली हो या आप वैसे ही बाय रोड या बाय फुट ट्रैवल कर रहे हो, नींद के लिए आपको चाहिए कि सफर को रोक दें, पहले अपनी नींद पूरी करें और आएं, और जागते रहना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को विजिट किया और हिच हाइकिंग के थ्रू ही किया, सबसे ज्यादा मुश्किल या यादगार सफर कौन सा था? कितना तवील था? कितने दिन लगे? कुछ हमें बताएं। मेरे हिच हाइकिंग का सबसे लंबा जो सफर था वो था मेरा कराची से लेके कुंजराब। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं जाता भी हिच हाइकिंग पे, वापसी भी हिच हाइकिंग पे, जो कराची टू कुंजराब, कुंजराब टू कराची बैक। तो ये तवील सफर तकरीबन मेरा अराउंड 35 डेज का था। और मुश्किलात आई, बहुत मुश्किलात आई, मतलब ऐसे मुश्किलात ऐसे आई कि आपको थोड़ा टफ टाइम देना पड़ जाता है फॉर वेटिंग के साथ। और तो मैं इसी टफ टाइम के लिए निकला होता हूँ, मैं ये सोच के निकला होता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ यही चीज है ना। तो मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में मुश्किलात की वजह मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ कि अगर मुझे 2 घंटे बाद भी मिल जाती है मैं खुश होता हूँ उसको। तो ये था 35 डेज का। सबसे ज्यादा उसके अंदर मुश्किलात मुझे जी हुई जब मैं नलतर से बैक आ रहा था नीचे, तो मेरा वॉलेट खो गया था। तो और होपफुली मैं आपको ये बताता चलूं प्राउडली कि एज अ पाकिस्तानी हमें इतनी प्यारी मजे की बात है कि उस वॉलेट में मेरा नंबर था, उस पर्सन जिसको मिला नलतर में ही, उसने मुझे कॉल बैक की और मैं उस वक्त बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन ये कि वो वॉलेट पर उसने मुझे कराची भिजवा दिया। तो ये इस किस्म को हुआ था जब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन फिर जब उसकी कॉल आई 1-2 घंटे में, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई वाकई में ऐसी जगह में जहाँ सेफ हूँ मैं, अपना ये मुल्क का कोई मसला ही नहीं है। और जब पुरखुलूस लोग आपको मिलते हैं तो ना सिर्फ ये यादगार एक याददाश्त बन जाती है, लेकिन साथ साथ आपका ईमान भी पक्का हो जाता है कि नहीं भाई हम पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इसमें आपके सफ़र में बहुत सारे एलिमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, एक जगह पहुंच जाएं लेकिन फिर वापसी पे आपको सवारी मिले ना मिले, तो लोगों को कन्विंस करना, इससे कभी कभी आपको होता है इंसान इरिटेट हो जाता है, थक तो नहीं जाते लोगों से लिफ्ट मांगते हुए? और कभी मैं एकदम मेरे जहन में आया कि अगर ड्राइवर और उसके असिस्टेंट के पास ये जगह या जगह की कमी है और आपको ड्राइविंग केबिन में नहीं बिठाया, तो कभी ऐसा हुआ है कि सख्त तरीन मौसम में आपको कहा हो कि लॉरी में पीछे सफर करें? ऐसे कोई वाकयात? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये ऐसा वक्त आते रहते, छोटी छोटी जगहों पे ऐसे वक्त आते रहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ मैं कि इस किस्म की फीलिंग्स आना कोई मतलब मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल है ये। इवन कि मैं कराची से जब निकलता हूँ, जब मुझे वहां पर ही थोड़ी सी हर्डल मतलब ऐसे कि लिफ्ट नहीं मिल रही होती, तो उस वक्त भी वो फीलिंग आ रही होती है कि यार शायद बस मैं गलत कर रहा हूँ यार, नहीं यार नहीं करना चाहिए यार। तो वो मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे करता हूँ कि मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो मुझे मेरी वीडियोस के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे एक अच्छा गाइड करते रहते हैं और मुझे वो अच्छा बैकअप करते रहते हैं। तो वो मोटिवेशनल मेरे लिए बहुत कुछ है। तो उस मोटिवेशन के आसरे पे और बाकी मैं अपने क्योंकि एडवेंचर के लिए निकला हूँ तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखता हूँ कि मैं एडवेंचर कर रहा हूँ और एडवेंचर में सब कुछ चलता है, सब कुछ मजा आता है इंशाल्लाह। और आगे पूरी जर्नी मेरे रिमेम्बर रहेगी, पूरे लाइफ टाइम मैं इसको एंजॉय करूंगा, उसको सोच के और उसको देख के।
अपनी एनर्जी हाई हो तो उसी तरह के फिर लोग आपको मिलते हैं, और यकीनन मेरे ख्याल में एडवेंचर के लिए एक फ्लेक्सिबल और एजाइल पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल अगर आए भी या आपके मुताबिक चीज़ें ना हो रही हों तो आप उससे घबराएं नहीं, चिड़चिड़े ना हों, बल्कि यकीन रखें कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा। आखिर में अरसलान आपसे पूछना चाहूँगी, नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं? अब आपको देखकर बहुत सारे और यंगस्टर्स इंस्पायर हुए हैं, तो उनको कुछ बताइए भी, टिप्स भी दीजिए, और साथ साथ व्हेन इज़ योर नेक्स्ट ट्रिप गोइंग टू बी? जी, उनके फ्यूचर के मेरे जो प्लान्स हैं वो प्लान्स तो वैसे तो है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मेन पार्ट्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर किया है। मतलब मेन का मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट जाते रहते हैं, हमारे लोकल टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं कि जो कि हिडन है, जो कि हिडन नहीं तो मतलब कि थोड़ा सा अंडररेटेड पार्ट्स हैं। तो उनमें बलूचिस्तान के कुछ हैं जहाँ हालांकि मैं कर रहा हूँ बलूचिस्तान को एक्सप्लोर, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ जगह ऐसी हैं जो बलूचिस्तान में अनएक्सप्लोर्ड है फ्रॉम माय साइड, मेरे तरफ से। तो मैं उधर एक्सप्लोर करूंगा। और नेक्स्ट मेरा इंटरनेशनल इंशाल्लाह मैंने अपना कराची से इस्लामाबाद पाकिस्तान से मैंने जाना है बाकू अजरबैजान। तो ये भी पूरा ऑल द वे रूट है पूरा, और उसमें मैंने हिचहैक करके जाना है। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है, इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ मंथ में आपको दिखूंगा कि मैं कहीं निकला हुआ हूँ फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान था। और थैंक यू सो मच अरसलान, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप ऑल योर ट्रैवल्स आर सेफ। देखिए, एक चीज़ मैं देखने वालों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अरसलान ने एक अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन इसके लिए ड्यू डिलिजेंस अपनी करना बहुत ज़रूरी है। अपने रूट्स का पता होना, वहाँ पे अगर कुछ आपके वाकिफ़ लोग हैं उनके नंबर्स आपके पास होना, अपनी सेल फ़ोन और अपना मैप्स, अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके पास अपडेटेड हो, चार्ज हो आपके फ़ोन्स, आपका पैकेज चल रहा हो। फिर सबसे अहम ये कि जिस तरह आप अगर किसी ने अपनी गाड़ी में बिठाना है तो आपकी आइडेंटिटी वो देखेगा, आपका CNIC नोटिस करेगा, इसी तरह आप भी जिस गाड़ी में, जिस लॉरी में सवार होने लगे हैं, थोड़ा सा अपनी एहतियाती तदाबीर, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बना के चलिए। बट वंस अगेन दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू कवर इन द शो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और शायर ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। लेकिन ये बात शायद मुश्किल लोगों पे लागू नहीं होती। आप एक किसी मुश्किल शख्स से मिलते हैं तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऑफ कोर्स इसका हमारी मिजाज, हमारी पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है। वो कौन लोग होते हैं जिनको हम मुश्किल समझते हैं, जिनके ख्यालात शायद हमसे मुख्तलिफ हों, जो माइक्रो मैनेजर्स हों, जो सिर्फ काम का ना कहते हों बल्कि बाकायदा पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस देते हों। इसमें आपका बॉस भी शामिल हो सकता है, आपके घर का कोई बुजुर्ग, आपकी दादी, सास, मदर, इवन योर फादर। लेकिन इनके साथ डील कैसे करना है? क्या इनके मिजाज की वजह से आप हर वक्त एगशेल्स पे चलते रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अनसर्टन एनवायरनमेंट है। यानी एक दिन 6 बजे दरवाजे की बेल बजती है और जो हजरत यानी अब्बू जब घर में दाखिल होते हैं, मूड बहुत अच्छा है, आज वो एक शफीक फादर हैं, आपको आइसक्रीम खिलाने भी ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे बैठ के बात भी करेंगे। लेकिन अगले रोज हो सकता है काम पे कुछ गड़बड़ हुई हो, एंड देन सडनली ही इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज आपको मार्क्स कम लेने पे डांट भी पड़ेगी, आज अम्मी का बनाया हुआ खाना भी उनको पसंद नहीं आएगा। व्हाट डज दैट डू टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल जो घर में रह रहे होते हैं? आपकी इस तरह की किसी ना किसी बात पे गुस्सा करना या मुश्किल हो जाना या चीज़ों को ना समझना, यानी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर लचक ना हो, जो कहती हो कि बस मेरा तरीका बिल्कुल सही है, अगले अगर मुझसे मुख्तलिफ सोचते हैं तो वो गलत है। ऐसे लोगों के साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों तो आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या बीतती है और आप उनके साथ डील कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़बरदस्त पैनल है जी, घरेलू मामलात से लेके प्रोफेशनल मामलात तक, और अपने भी कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हम खुद बड़े मुश्किल हैं। तो इस बारे में बात करेंगे हमारे पैनल से। आइए इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है द वेरी फेमस, द वेरी स्वीट मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग टू यू, एंड आई एम श्योर कि मुश्किल लोगों से डील करने के बहुत सारे गुर इनसे सीखेंगे। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अली मुर्तजा लखानी, यूर अ साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अली। आपके साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी दोस्त, जबरदस्त, लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सलमा जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, मुझे बताएं, वैसे मीडिया में ज्यादा मुश्किल लोग हैं या जिंदगी में वैसे भी बड़े मुश्किल लोग मिले हैं? हर मतलब उसमें है, ऐसा नहीं है कि खाली मीडिया में है।
लेकिन ये कि हमने एक बना लिया वैसा कि नहीं, मीडिया वाले लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं, अपनी करते हैं। हाँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि उनमें बहुत से लोग आप जैसे हैं, केयरिंग है, समझदार है। हाँ, अगर काम करना शुरू कर दे तो वो फिर हम आपके उस चीजों पे, उस क्राइटेरिया पे शायद पूरे ना उतरते हो, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा, मुश्किल कई लोग ये भी कहते हैं कि पर्सनालिटी के मुख्तलिफ रुख भी होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लोगों को लीवे देने वाले, घर वालों को, रिश्तों को संभाल के चलना, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो बड़े हार्ड कोर होते हैं। अली, ये क्यों डिफरेंसेस होते हैं लोगों की पर्सनालिटी में? लाइक अ डॉक्टर कैन बी द calmest and the most easy going person at home कि जी खाने में कुछ भी पका लो चलेगा, लेकिन जब अपने क्लिनिक पे होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं then they are perfectionists। देखिए, हर किसी की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अफेक्ट करती है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी अपब्रिंगिंग पे, सही। हर किसी का एक सेट ऑफ रूल्स उनकी अपब्रिंगिंग में हो जाता है, जो उनकी कल्चर और सोसाइटी बनाती है, और उनके लिए वो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन बन जाती है। अब अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सामने, अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ह्यूमन ब्रेन जब कोई चीज़ देखता है और वो उसको समझ नहीं आती, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। सही है। अब जब वो उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करना कि नहीं, मे बी सामने वाला सही है एंड आई कैन बी रॉन्ग, इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सो इन अदर वर्ड्स, जब जो भी शख्स मुश्किल होता है, हाँ। वो अपने ईगो सेंट्रिक सेल्फ से ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल। उसकी अना का मसला बन जाती है। वो अपने पेरेंट स्टेट से, हम जिसको एक बोलते हैं पेरेंट स्टेट से आ रहा होता है, ठीक है ना, जो क्रिटिकल पेरेंट स्टेट होता है कि परसिक्यूटर भी हम जिसको बोलते हैं कि नहीं, आपको इस तरीके से ही करना है काम, जो माय वे और द हाईवे हम जो बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। सो बिकॉज इफ दैट इज नॉट करेक्ट, मेरी टॉक्सिक शेम ट्रिगर हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं देखूं, हमेशा जो जनरेशन गैप होता है इसमें बड़ी वाज़ेह होती है। मिसेस खान, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, अगर आप अपनी दादी या नानी के साथ रह रहे हैं, या फिर लेटर ऑन व्हेन योर पेरेंट्स गेट ओल्डर, या आप अपनी सास के साथ रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ओल्डर जनरेशन परफेक्शनिस्ट होती है? उनको काम सिर्फ ये नहीं कि काम हो जाए, काम एक सर्टेन तरीके से हो और वो तरीका मेरा हो, ये बड़ा थोड़ा सा है हम लोगों के अंदर। और सीनियर लेडीज में, सीनियर सिटीजन्स में, ग्रैंड मदर्स में अब आप ये पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनमें ज़रा थोड़ी सी परफेक्शनिज्म ज़रूर हो, वो परफेक्ट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे कर रहे हैं या हमारी बहुएं कर रही हैं या पोते पोतियां कर रहे हैं, तो जो हमने जिस तरीके से सीखा है या जो कुछ हमने किया है वो वैसे ही करें। जिस तरह हम टाइम को बहुत उस वक्त करते थे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है और इतने टाइम में हमारी ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे और डॉटर इन लॉज, दे आर लिटिल बिट लेजी। देखिए, हमारे बच्चे सोते थे तो हम उस वक्त में कपड़े भी सी लेते थे, हम कपड़े भी धो लेते थे, हम सब कुछ डैपीज भी धो लेते थे, घर के 100 काम कर लेते थे। अब मैं देखती हूँ कि वो लड़कियों में वो जज्बा भी नहीं है। वो बच्चियाँ वो वैसे वो काम भी नहीं कर सकती। अच्छा, लड़ाई या जो गुस्सा होता है वो सुबह से शुरू होता है। सबसे पहले अम्मियों को या जो घर में सीनियर बुजुर्ग है, उसको इस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि ये आधे दिन तक तो सोते रहते हैं। यही तो बात है। देखे ना, अगर आप सुबह के वक्त नहीं उठेंगे तो आप अपने ये समझे कि अल्लाह ताला रोजी ही सुबह को बांट रहा होता है। अगर आप लोग 12-2 बजे तक सोएंगे, जो कि आजकल का कल्चर ही बन गया है, बड़े स्टाइलिशली औरतें उठेंगी, नहीं अभी तो मैं सो रही थी, अभी तो मैं नाश्ता करूंगी, ये व्हाट इज दिस भाई? तो फिर काम किस वक्त होगा? जब भी तो लोग रातों को 2-2 बजे सोते हैं। जब भी तो आप ये देखिए कि इसका इफेक्ट कितना, घर खराब हो रहा है, हर चीज खराब हो रही है, मैनेजमेंट खराब हो रही है आपके मुल्क पर। आप बाहर मुल्कों में जाती हैं, आप देखते हैं लोग, दे राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे go to bed early. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Absolutely. और इसी चीज को, लेकिन सलमा जी, क्या is it only a difference in lifestyle? यानी ये सिर्फ जनरेशन गैप की बात है, या अक्सर हम ये भी देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ मोर और लेस एक ही जनरेशन, थोड़ा सा एज डिफरेंस, उनमें भी कहा जाता है ना, कई लोग कहते हैं माय हस्बैंड इज वेरी डिफिकल्ट, ही इज वेरी परफेक्शनिस्ट, एंड मैंने तो बात कहूंगी कि जैसे मिसेस खान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन जो टॉपिक है उससे अगर रिलेट करूं तो एक्चुअली ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये तौर तरीकों की बात नहीं है कि लड़कियां लेट उठती हैं और वो खाना लेट पकाती हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे घर में टोटली ऑपोजिट होता था। तब मैं सोचती थी शायद ये कमांड की बात है, आपके हाथ से कमांड छूटती है। तो उसमें यह था कि मुझे आदत है अपने सारे काम पहले करने की, मैं सुबह उठूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, साथ ही खाना भी रख दूंगी। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये होता था, 10 बजे खाना पका दिया, बासी हो गया है, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा खाना पका? मतलब तुम्हारा दिल नहीं लगता किचन के अंदर।
दूसरा ये, अगर आप जैसे पंजाबियों के अंदर आलू गोश्त एक बहुत बड़ा एक इशू फिनोमेना है। इशू नहीं है, फिनोमेना है। अच्छा, अब आपने आलू गोश्त बनाया, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है मैंने घर की सफाई भी करनी है, झाड़ पोंछ भी करनी है, मुझे बाहर भी जाना है, मैंने सारा कुछ मैंने अपना टाइम मैनेज किया है। अम्मा आपको ये वाला सालन चाहिए, यही पका होगा। आपसे पूछा जा रहा है, अगर मैंने वो खाना कुकर में बना दिया है, ठीक है, जो कि हेल्दी भी है, तो आप ये अंदाजा लगाएंगे वो खुलता होता था और वो से कहा जाता था इसको निकालो वरना अब तुम किचन में मत आना। मतलब ये तुम नहीं बना सकते, उन रूल्स को फॉलो किए बगैर तुम काम नहीं कर सकती। ये होता है मुश्किल इंसान। हाँ। ऐसा नहीं है कि खाना वैसा बनता नहीं है। इट्स नॉट द एंड रिजल्ट, इट इज व्हेन जो कई लोगों में रेजिस्टेंस आती है ना कि हैंड होल्डिंग, कि मैं बताऊंगी जैसे करना है, और उसमें भी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल ये आती है कि जब एक शख्स पल में तोला पल में माशा हो, यानी खुद अपनी कही हुई बात से भी पलट जाते हैं। इस पे बात करते हैं एक कॉलर से जरा बात करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा में कुलसूम बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल चाल है कुलसूम आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज हम बात करें मुश्किल लोगों के हवाले से। मुझे बताएं। आपका टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। थैंक यू। इस तरह की बड़ा अच्छा है, और ये अक्सर औकात इस तरह होता है, यानी कि मैं खुद फेस करती हूँ ना, अपने घर में भी करती हूँ, यानी कि बच्चों से, मेरी बेटी से, अपने मतलब हस्बैंड से भी इवन के। अच्छा, मुझे बताइए कुलसूम के अभी हम जहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुंची है, पल में तोला पल में माशा, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहीं भी हर बात मानो भी तब भी वो आप पे तनकीद करते हैं, आपके किए हुए काम में कीड़े निकालते हैं और कहते हैं नहीं जी आपने सही नहीं किया। तब आपका क्या रिएक्शन होता है? बस मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना अपने आप को अमेंड करूँ, अपने आप को कूल डाउन करूँ, क्योंकि उनका तो यही है दस्तूर कि उन्होंने तो इस तरह रहना है, वो तो नहीं अपने आप को चेंज करते ना। तो फिर मैं खुद थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज कर लेती हूँ ना, वो उनके मुताबिक चलती हूँ, यानी कि वो अब इस वक्त क्या चाहता है, मतलब इस तरह मैं क्या ऐसी बात करूँ कि वो थोड़ा सा ना कूल हो जाए, डाउन हो जाए, ताकि मेरी बात को थोड़ा सा वो एक्सेप्ट कर ले। तो मैं फिर अपने आप को ही अमेंड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुलसूम, आई थिंक दैट्स ग्रेट एडवाइस। लेकिन अली सिद्रा, छोटी सी एक बात कहूँ, ये मत सोचे कि हम कभी कभी वी कम अक्रॉस सच पीपल, डिफिकल्ट पीपल। आपका हस्बैंड भी डिफिकल्ट हो सकता है, आपकी मदर इन लॉ भी डिफिकल्ट, इवन एट टाइम्स समटाइम्स आपके बच्चे, बाज एक आध बच्चा भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशंस, यू हैव टू मेक हिम रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज राइट और रॉन्ग। अच्छा मिसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जब माँ अपने एक डिफिकल्ट बच्चे को अगर ज्यादा पैम्पर करे, कहे कि भाई इसको और डांटूंगी तो ये और बिगड़ेगा, इसको प्यार से समझाते हैं, तो अगले बच्चे खड़े हो जाते हैं कि इसके लिए रूल्स फर्क क्यों हैं। इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ उसको पैम्पर करती है तो बाकी बच्चे जब नाराज हो जाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? तो ये होता है कि या तो प्यार मोहब्बत से, या तो कुछ और थोड़ा सा ऑल्टरनेट बना लो, ताकि वो बच्चे थोड़ा सा वो भी खुश होकर खा लें और थोड़ा सा उसके लिए भी बना दो, इस तरह मैनेज कर लो। या थोड़ा सा बच्चों के साथ दो नई डिशेज एट अ टाइम बना सक रहे तो बच्चों को बताओ कि बेटा उसका मूड ऑफ हो जाएगा, कल आपके पसंद का या शाम को आपके पसंद का बना लिया जाएगा। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू थिंक ओवर इट, हाउ टू कंट्रोल अदर चिल्ड्रन आल्सो। अच्छा, आई आल्सो वांट टू गेट टू द पॉइंट कि कभी कभार जिन लोगों को हम मुश्किल समझ लेते हैं ना, मुझे कभी कभी उन पर तरस भी बहुत आता है, क्योंकि वो तन्हा हो जाते हैं। सलमा, जब आप इंक्रीजिंगली इतने रिजिड होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्तियाँ, वो जो पुरखुलूस दोस्त होते हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा मुश्किल पर्सन आता है और हम उसे फेस करते हैं, मतलब हमारी अपनी बात नहीं हो रही, तो मैं कह रही हूँ तो पहले तो आप ये देखिए कि उससे आपका रिलेशन क्या है। अगर आपका कुलीग है तो क्या उससे आपकी अच्छी टर्म्स हैं, आप उसके साथ काम करना चाह रहे हैं। हर चीज खाली उसके उस मुश्किल पन पे बात आके खत्म नहीं होती है, वो काम में बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, आके ऑफिस में ग्रीट करता होगा, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या आप किसी को एज अ नॉट सेइंग कि प्रोजेक्ट लें, कि मतलब एज अ ह्यूमनली आप ये बात सोचें कि हाँ इनको जरूरत है। यानी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर फैमिली में कोई एक खाला हैं या फुप्पो हैं जिनसे सब डरते हैं कि भाई ये आएंगी तो डांट लगा देंगी या काम में कोई ना कोई तनकीद करेंगी, तो आप सोचें जो फिर बड़े मामलात होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनसे छुपाने लगते हैं, एंड देन शी फील्स इवन वर्स कि यार ये तो मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो इंक्लूड ही नहीं किया। ऐसे में हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस? लेकिन सिद्रा, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर वहीं पे बात आती है आपका रिलेशन क्या। खाला, आपने खाला का, तो मैं अपनी बड़ी बहन की बात करती हूँ, आयशा की, यूएस के अंदर है, उसको मेरा बेटा हिटलर खाला कहता है।
ठीक है, आप ही के घर वाला हाल है, क्योंकि आयशा को बात नहीं समझनी। अब जैसे वो फ्रीक है सफाई की, काम की, परफेक्शनिस्ट है हर चीज पे, और उसके घर में अगर आप बैठे हैं तो लाउंज में बैठ के, मतलब वो दिल चाहता है लिविंग रूम में वहां बैठ के सोफे से 2 इंच ऊपर बैठे। हाँ, नहीं, वो सोफे पे कभी बैठे नहीं। 8 साल बाद वो सोफा बाहर रख दिया गया कि चलो नया आ रहा है, बट वो ब्रांड नहीं उठा क्योंकि उस पर कोई बैठा नहीं सिवाय आयशा के। तो और मुझे उस दिन तरस आया जब मैं यूएस में उसके पास बैठी हूँ, मैं खाना बना के दे रही हूँ, मैं पराठे गर्म करके दे रही हूँ, वो जमीन पे बैठी हुई है और एक कुकी खाना है तो उसके लिए भी उसने पेपर आगे रखा हुआ और उस पर कुकी खा रही। तो इस तकलीफ को समझे कि वो तकलीफ में है, वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो तकलीफ में है। अब आपको देखना है, आपको ये रिलेशन ज्यादा जरूरी है या अपनी ईगो ज्यादा जरूरी। हमारे में भी ईगो आती है ना, हर वक्त डांटती रहती है, कहीं भी बेइज्जती कर देती है, किसी के सामने भी झिड़क देती है, मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आती इसको। नो, उसको आपकी जरूरत है, ये एक पेशेंट की तरह है, आपको उनके साथ डील करना है। और ये खाली मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही, मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं खुद काम करती हूँ, मीडिया में काम करती हूँ, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और मुझे लिटरली उन पे तरस आता है। मेरा दिल, मैं अक्सर मेरा एक लफ्ज है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हाउ डज द डायनामिक चेंज। आप ये भी देखें कि कुछ लोग फितरतन डिफिकल्ट नहीं होता है अली, दे गेट इनटू दिस जोन। यानी कभी कभार जिंदगी का कोई तल्ख एक्सपीरियंस, एक लड़की है बहुत हंसमुख है, कुछ एक्सट्रीम उसके साथ हुआ, यानी आप देखें ना, अगर आदमियों की जॉब चली जाती है, दे सडनली फीलिंग वेरी रिजेक्टेड, तो वो जो बिटवीन जॉब्स का टाइम है, दे वेरी डिफिकल्ट, चिड़चिड़ापन भी आएगा। इसी तरह अगर बच्चियों की बात करें, कोई मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती थी, नहीं हुआ, कोई ड्रीम शैटर हुई है, डिवोर्स हुई है, मंगनी टूटी है, क्या उस जमाने में आपको उनको काउंसिल करना चाहिए, थोड़ा सा लीवे देना चाहिए? लेकिन कहाँ हम ये देखें कि यार अब ये जो गुस्सा और ये एंगर है, ये तो पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जा रही है, इसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे, फिर क्या करें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसा होती है जो हमको इरिटेट करती है और उससे हमको गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं जी। अब गुस्सा इज़ अ वेरी हेल्दी इमोशन अगर देखा जाए, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार जो उस चीज़ को समझ नहीं रहा कि मैं एक ऐसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हूँ और वो मुझे उसी पे बार बार मेरे उस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इरिटेट होऊंगा और मैं फिर एक अनहेल्दी तरीके से रिएक्ट करूंगा, जिसके बहुत सारे अलग डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ एम्पैथाइज उसके साथ किया जाए, जैसे आपने बोला कि वो पेन क्या है जिस वजह से वो, अब जैसे मेरा क्लाइंट कोई भी आता है, पहली दफा में पहला क्वेश्चन होता है वेयर इज द पेन, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज सम पेन जो एंड द बॉडी इज आल्सो टेलिंग यू अबाउट इट। अच्छा, इस पे हमने मजीद भी बात करी, मिसेस खान का भी इनपुट लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सिद्रा अब्दुल वहाब बात कर रहा हूं इस्लामाबाद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि जो मुश्किल लोग हैं, जिनका जाहिर है हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है, सही, तो हमें उनसे डील करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सही, हमें उनके मूड स्विंग्स को देखना पड़ता है और फिर हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से कब पेनिट्रेट कर सकते हैं और कौन से वो लम्हात हैं जिनमें उनको कन्विंस करना आसान होता है। अच्छा वहाब, कब आप कहेंगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा इन वोग हो गया है एक टॉपिक और इसके बारे में बड़ी बात की जाती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर कोई शख्स मुश्किल है और आपका करीबी रिश्तेदार है, आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि आप उसकी मदद करें, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहां आप कहें यार मैं तो इसकी मदद करने गया था लेकिन अब ये मुझे बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है, तो इस रिश्ते को या इससे दूरी बना लेना, इसको ख़त्म कर देना मेरे लिए बेहतर है। वो पॉइंट हम कैसे डिफाइन करें? जी देखिए, चीज ये होती है कि अब किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हमें ये पता होता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। मुश्किल ये होती है जी। इस तरह के जो डिफिकल्ट लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर कोई हमारा साथ दे रहा है या कोई हमें कन्विंस कर रहा है या आर्गू कर रहा है जी, तो वो हम किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर लेंगे और हम अपनी कोई भी बात मनवा लेंगे। सही। लेकिन हमें इनफैक्ट अपना एक पैरामीटर खुद डिफाइन करना पड़ता है और हमें ये पहले से तय करना पड़ता है कि यहाँ तक जहाँ पे हम रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज न करें, जहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज न करें और जहाँ किसी चीज से किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो हमें वहाँ पे अपनी कट ऑफ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच वहाब, यू वंस अगेन रीइटरेटेड बाउंड्रीज के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अक्सर सीख ये दी जाती है ससुराल में लड़कियों को वो दिन बोलें तो दिन, वो रात बोलें तो रात, लेकिन आप
किसी पॉइंट तक ये सब कुछ कर सकते हैं, आप उनके तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू इमोशनल अब्यूज, इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू फिजिकल अब्यूज, तब मिसेस खान लाइन कहाँ ड्रॉ करें और ये कहें कि बस मैं इस रिश्ते को संभालने के लिए सारी डिफिकल्टी को, सारी मुश्किल को बर्दाश्त करी थी, लेकिन अब और नहीं? देखिए, इसका हल तो वैसे बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू सिट विद योर, जो भी कोई आपके लिए डिफिकल्ट, लाइक योर मदर इन लॉ इज ऑलवेज, एट टाइम्स आपकी सिस्टर इन लॉज भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, एक आध, अगर 3-4 हो उसमें से एक आध जरूर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब ये होता है कि वेरी कूलली यू सिट विद हर, एक अच्छा टाइम निकालें, उससे उसका प्रॉब्लम हो सकता है, शी इज इन प्रॉब्लम, हो सकता है उसके मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो कुछ, या कुछ चीज़ उसको इरिटेट कर रही हो, या कोई हस्बैंड की तरफ से, तो वो जो इरिटेशन होती है तो वो दूसरों पर ही निकलेगी, जो कुछ भी है। तो यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, आई विल बी वेरी थैंकफुल कि अगर तुम यूं नहीं तो यूं कर दो, यूं नहीं तो यूं बात कर देते, यूं नहीं तो तुम मुझे डैमेज कर रही हो, इनफैक्ट तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। तो यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड वेरी पोलाइटली कि इस तरह अगर तुम करोगी तो हमारे रिलेशंस भी खराब होंगे, हमें बहुत बड़ी दरार आ जाएगी, गैप आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी आप 2-3 चीजें खुद सोचें कि किस तरह मुझे ये चीज मैनेज करनी है, हैंडल करनी है, एंड वेरी लविंगली एंड पोलाइटली विद गिविंग हर अ स्मॉल गिफ्ट you can do this. In other words, this is about communication. इस पे हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अक्सर आप देखें कि जो मुश्किल लोग गर्दाने जाते हैं, उनकी बात हो सकता है उसूलन गलत ना हो, लेकिन उनका अंदाज गलत होता है। कभी कभार आप उनको ताना देने या उनके अल्फाज का जो इंतखाब है उस पर आपको ज्यादा ग्रीवियंस होती है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अक्सर हम कहते हैं कि मुश्किल लोग उसूलन गलत बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उनसे गिला ये होता है कि भाई जिस तरह आपने कहा, जिस मौके पे आपने कहा, वो बात हमें पसंद नहीं आई, और आप उनकी अगर वर्जन ऑफ द स्टोरी सुने तो वो हमेशा कंधे उठा के कहते हैं तो उसमें मैंने गलत क्या कहा। सो व्हेन यू आर इन सो मच पेन, जैसे सलमा भी बात कर रही थी कि वो तन्हा हैं, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, या कहीं उनका जहन अटका हुआ है, कोई जज्बाती मोमेंट है उनके लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एनालाइज कि वो क्या कह रहे हैं, अल्फाज का इंतखाब गलत है, लेकिन फिर दूसरे के दिल पे भी वो बात गलत गुजर रही है, गिरा गुजर रही है। क्या करना चाहिए? बात गुजरती तो है, ऐसा नहीं कि नहीं गुजरती। जैसे मैंने आयशा की बात की थी, अब आपने जैसे ये कहा कि वो होते सही है, बस सिर्फ अंदाज गलत होता है। लेकिन अंदाज किसके साथ गलत होता है? वही शख्स किसी बाहर वाले के साथ, उसकी कोई नेबर आ जाए, कोई ऑफिसर आ जाए, कोई चाचा, उसके साथ वो बड़ा हैप्पीली ग्रीट कर रहा होगा और उसे तरीके से समझा रहा होगा, किसी को अपना मानते हुए डांट रहा होता है। मेरे साथ मेरी लाइफ के अंदर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, बींगा मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, वो नहीं बर्दाश्त, उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे इस उम्र में भी 2 लगा दे। ठीक है, इस चीज को समझना है। मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, लोगों के सामने मेरी ईगो ज्यादा जरूरी है या मेरा ये रिश्ता ज्यादा जरूरी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा केयरिंग है मेरे लिए, मुझे सबसे ज्यादा प्यार, उसका अंदाज गलत है। अच्छा, लेकिन अक्सर हम मुश्किल लोगों के खुलूसी को डाउट करते हैं। देखिए, यहाँ तो आपकी बहन की बात हो रही है सलमान, लेकिन बहुत सारे लोग जब बॉस डांटता है तो आप ये नहीं सोचते कि भाई ये तो मेरे भले के लिए कर रहा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करते हैं ना, जैसे किसी को एज अ पेशेंट लेना शुरू, पहले बात तो समझे, पहले इंसान को किस चीज को समझना, अपनी जात को, आप खुद क्या देख रहे हैं। पहले आपको डांट पड़ जाती है कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है, कितने लोग हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर रिसेंटली, मतलब 3 इयर्स बैक हुआ, मीडिया के अंदर ही मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, अच्छा मुझे दिया गया जबरदस्ती, और मैंने कहा जी ये मैं करके देती हूँ। अब मेरी आदत वो नहीं है कि मैं कॉन्स्टेंटली बोलूँ उफ बड़ा मुश्किल काम दे दिया, ये काम हो नहीं रहा, मेरे साथ कोई चला जाए, मैं ये किस तरह करूँ। मैं खामोश हूँ, आपने मुझे एक डेट दी है, आपको उस डेट पे ये काम हुआ मिलेगा। मुझे डांट पड़ी, अकेली औरत को इतने मर्दों के बीच में, मैं थोड़ी देर के लिए रोई भी, लेकिन उसमें मैं जिद की तरह खड़ी हूँ। क्यों? अब आपने ये बताना है कि आप गलत हैं सर, आप समझ नहीं पा रहे, जहां आप लोग कह रहे हैं कि आप कह नहीं पा रहे। उल्टा भी करते हैं, चलें इसको, जिन लोगों पे ये लेबल लग जाए कि वो बड़े मुश्किल हैं, मिसेस खान ऐसे जैसे खानदान में बेचारा कोई बदनाम हो ही गया है कि ये मुश्किल है, अब वो कुछ अच्छा भी करने चाहते हैं ना, जैसे मुझे एक टैग लग ही गया 15 साल 12 साल से आ रही हूँ, अब एक टैग के मिसेस खान इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमन, दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज कि इफ यू कम एंड मीट मी, आई थिंक आई एम द मोस्ट
simple woman and I'm a Everybody who's most met you, loving, अच्छा जो आपसे loving कैजुअली woman. मिलता है, हमारी आपसे सेट पे मुलाकात हुई, मेरे मिलाद पे मिसेस खान आई, वहाँ पे लोग और आधे लोग इसी हैरानगी में थे, नहीं वो तो जब मिलते हैं तो शी इज सो स्वीट, हाउ आर यू डीलिंग विद दिस लेबल मिसेस खान? लेबल ये लग चुका है, लेकिन when they talk to me, आपको पता है इसके बारे में मेरे मैगजीन्स में वो अमेरिका से फोन आते थे कि आप ये बताएं, यूं बताएं, तो कहते हैं मिसेस खान, बट while talking to you we found out you're a very polite and sympathetic woman. The way you're talking about your daughter-in-law and the people around you, you're a fantastic woman. मैंने कहा sometimes you know it comes out of yourself कि भाई एक चीज इस तरह होनी चाहिए तो इस तरह नहीं हो रही, तो sometimes you are slightly loud and bitter also. ये झुंझुलाहट होती है आपको, ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं किसी वक्त एक चीज सही कहते हुए कभी कभी इंसान लाउड हो जाता है, तो उसको टेक इट एज एन एल्डरली वुमन टॉकिंग टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन. You're like my granddaughter. Absolutely. If I say something a bit louder, you should not make such a big fuss on it. चलो भाई, अब people realize and they talk, और वो वीडियो भेजते हैं अपनी माओ को, लड़के वाले. मिसेस खान ने ये जो कहा था ना, मिसेस खान से कहें ऐसी लड़कियां अब हमें दिखाएं. Everyone from abroad. लेकिन अली ये बात वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना चाहूंगी. लास्ट 3 मिनट्स आई वांट यू टू टेल मी कि जिन लोगों पे अगर फॉर राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस ये लेबल लग जाए कि दे आर डिफिकल्ट, व्हाट कैन दे डू टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स? यानी क्या अब सारी जिंदगी इस लेबल के साथ जिंदा रहें या वो कुछ कॉन्क्रीटली कर सकते हैं टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट देम? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे भी मिसेस खान ने ये चीज़ आके बोली कि जी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कोई बात बोल दी, इट डजंट मीन कि माय इंटेंशंस आर टू डैमेज किसी की फीलिंग्स. आई सेड बिकॉज़ दिस इज, और ऐसे और भी कभी ऐसे उनको अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि जी हमने हमारा किसी कोई बिहेवियर है जिसने किसी को डैमेज किया है, सो दे कैन ऑलवेज गो अप टू देम, रीच आउट टू देम, स्पीक टू देम कि वो एक पीस दो लोगों के बीच में बना सके. तो बिल्कुल इट कैन बी डन. राइट. तो क्या उस वक्त एफर्ट क्या करनी चाहिए सलमा, क्या कर सकते हैं? आप अपना काम करते चले, अपना पॉजिटिव. लोगों के परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग हर कोई है, अब ये ग्लास भरा हुआ है, थोड़ा सा कम है, ये इसी टोटके में गुजरते जाएगी. सलमा को घर वालों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया. मिसेस खान साथ बैठी है, वो हर दफा मेरी तारीफ करती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि ना वो हालात दिए होते, ना सलमा आपके सामने आई होती. और जो अभी आपने कहा कि लोग आपके बारे में सोचते हैं माज तुम्हारे लिए, तुम हर दफा कहती हो तुम नहीं समझोगे औरत, तुम ऐसी ही रहोगी, लेकिन आते बेटा तुम मेरे पास ही हो, कहीं और नहीं जाते. मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम बार बार मेरी तरफ मुड़ के देखते हो ये बदली है कि नहीं बदली है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप हर चीज के अंदर से पॉजिटिविटी निकालिए और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाइए और लोगों को मत ना सुने. और सबसे ज्यादा जो अगर आपको लेबल कर दिया गया कि डिफिकल्ट है या आपको मुश्किल लोगों का सामना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वक्त को गुजरने दीजिए, अपनी डगर पे चलते जाइए. आप यू विल टर्न बैक एंड यू विल लुक एट इट एज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ. चाहे आपको खुद डिफिकल्ट कहा गया हो या आपको अगले मुश्किल लोगों से वास्ता पड़ा हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपको पका कर कुंदन बना देंगी. बहुत शुक्रिया सलमा, अली एंड मिसेस खान फॉर बीइंग हियर. दिस इज अ फैंटास्टिक पैनल, और स्पेशली जब मिसेस खान आती है ना, बड़े मजे की बातें होती हैं और बाकी गुड़ की बातें आपको पता चलती है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. लेकिन वाकई अगर हो सकता है जिन लोगों को हम डिफिकल्ट कहते हैं वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो या आपका उस दिन मूड खराब हो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर ओनली. इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम. आपसे फिर मुलाकात होगी कल. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.